नमस्कार, जय हिंद। जड़ों से जुड़ो के हमारे पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पे आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज का विषय जो है और आज की जो हमारी बातचीत है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते मुझे ये क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है, इन कमिंग मोमेंट्स यू विल रियलाइज। एक कहावत जो है बहुत कॉमन हम यूज करते हैं कि Behind every successful man, there's a woman. लेकिन आज की शुरुआत हम इस बात से करने में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि Behind every successful woman is herself. तो ऐसी एक शख्सियत जो अपने बूते पर, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से हिंदुस्तान की हमारी परंपरा को, हमारे सभ्याचार का, सब चीज़ों का बहुत एक खूबसूरती से ख्याल रखते हुए एक रॉयल फैमिली को जो बिलोंग करती हैं और एक महिला सशक्तिकरण का बहुत सटीक उदाहरण जो है, जिनको देखने मात्र से यूं लगता है कि वाकई ही नारी तू श्रद्धा है, नारी तू शक्ति है। एक बहुत ही पावरफुल, वेरी ग्राउंडेड, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इंटेलिजेंट एंड a real graceful example of Indian womanhood आज हमारे बीच पंजाब प्रांत से हमारी बहुत ही अजीज एक नारी शक्ति का एग्जाम्पल रानी परनीत कौर जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एंड बहुत स्वागत आपका जड़ों से जुड़ो के हमारे पॉडकास्ट सीरीज में। तो मैम, जब एक आप जैसी महिला से मिलते हैं तो सबसे पहले जो हमारी एक मन में जो एक बात आती है कि आप कितने सारे रोल्स प्ले कर रही हैं। आई वाज जस्ट हैविंग अ वर्ड, और अभी तक हम आपको ऑब्जर्व भी करते आए हैं कि आप एक बेटी हैं, आप एक बहन हैं, भाभी हैं, आप एक पत्नी हैं, आप बहू हैं, आप माँ हैं, आप नानी हैं, दादी हैं, आप पढ़नानी भी हूँ, पढ़नानी भी हैं, समाज सेविका भी हैं और एक बहुत सुलझी हुई, बहुत एस्टैब्लिश्ड एक महिला नेत्री भी हैं। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन भी हैं। तो व्हाट इज दैट मेक्स यू सो कंफर्टेबल कि आप ये सारे रोल्स इतनी खूबसूरती से निभा रहे हैं? देखो, मेरे ख्याल में हर एक नारी को जब कोई जिम्मेवारी मिलती है ना तो ज़रूर निभाती है। और इसी तरह से जैसे आपने बोला बेटी, जब बेटी की जिम्मेवारी थी वो तो बहुत कम थी, वो तो हंस खेल के माँ बाप के घर में निकल गई। बिल्कुल। बस 20 साल शुरू हुआ था तो शादी होगी उसी महीने में। अच्छा। तो शादी के बाद एक पत्नी और एक डॉटर इन लॉ के नाते पर मेरी बहुत अच्छी किस्मत थी कि बहुत ही रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में, और ना कहीं टोका टोकी होती थी ना कुछ, तो उसमें उस घर में गई मैं। और फिर बच्चे हुए तो 2-3 साल जब तक बच्चे थोड़े से बड़े नहीं हुए तो सारा टाइम तकरीबन उनमें लग गया। और उसके बाद थोड़ा सा कोई फालतू टाइम मिलता था तो मेरे जो मदर इन लॉ थे वो बहुत सोशल वर्क करते थे। तो पटियाले में उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, डॉक्टर खुशदेवा सिंह होते थे जो बहुत मशहूर थे। लेप्रेसी का काम उन्होंने शुरू किया, रेड क्रॉस का काम वो करते थे। अच्छा। कि आप इनको मिलो, तो उन्होंने कहा आप थोड़ा टाइम रेड क्रॉस में लगाओ। तो हॉस्पिटल वेलफेयर सेक्शन में थोड़ा थोड़ा टाइम लगाते लगाते मैं पूरे ही पटियाले में सोशल वर्क में 4-5 संस्थाओं में इन्वॉल्व हो गई। तो वहाँ से लगा मेरा एक घरेलू जीवन, बच्चों के साथ स्कूल जाते थे, और एक शहर वालों के साथ सोशल वर्क में शुरू हुआ। शुरू होते होते मतलब इट इज ऑलवेज अबाउट द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम उठाने की देरी होती है। और आप आज मेरे ख्याल आप 4 बार सांसद रह चुकी हैं। हाँ, 4 बार सांसद और 1 बार एमएलए। एक बार आप हमारी विधायक भी आप पंजाब से रही हैं, और अभी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आप पटियाला कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हाँ जी। तो
आप जैसे हम जड़ों से जुड़ों में हम अक्सर बात करते हैं, जैसा आपने कहा कि कोई ऐसा माहौल नहीं मिला घर में जो बहुत तनाव वाला या कुछ ऐसा हो, खुला डुला माहौल था। एक्चुअल में हमारी संस्कृति में महिला सशक्तिकरण शब्द की तो आज ज़रूरत पड़ रही है हिंदुस्तान में या दुनिया में। ओरिजिनली जो हमारे देश में तो महिलाएं बहुत सशक्त हुआ करती थी। बेटियों को वेदों का भी ज्ञान होता था, पुराणों का भी ज्ञान होता था, अस्त्र शस्त्र चलाने भी उनको सिखाए जाते थे, उनको पाक विद्या में भी निपुण होती थी। और जब राजाओं महाराजाओं के जब दरबार लगते थे तब भी रानियां बैठ करके अपना इनपुट उसमें देती थी। और जब भी किसी बेटी की शादी करनी होती थी तो एक स्वयंवर लाइन लगा देते थे कि इसमें से बिटिया तू अपना पसंद कर। तो एक हम बहुत ही एक रिच कल्चर को हम बिलोंग करते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि हमारी इतनी डिटेरियोरेशन क्यों हो गई कि जो पिछले कुछ 100 सालों में जो हमारे देश में नारियों की जो स्थिति रही वो ओरिजिनली तो हमारे देश में ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ और क्यों हुआ कि हम इतने डाउनफॉल में हमारी नारियों की स्थिति आ गई कि मतलब बेटियों को कोख तक में मारना हमारे देश में शुरू कर दिया गया? ये एक दुनिया भर में देखने में एक परंपरा थी कि बेटे के साथ ही सब कुछ चलेगा। और बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस, इजिप्शियन हो, ग्रीक हो, कोई भी हो, वो तो बेटियों को पहले मार देते थे। और ये जब मेरे ख्याल में हमारे देश में, मैं तो सोचती हूँ जब ये पॉपुलेशन बढ़ी और लोगों को पालना मुश्किल हो गया, 2 से ज़्यादा बच्चे, तो फिर ये अल्ट्रासाउंड करा के ये देखने लग पड़े कि बेटा है कि बेटी है। शायद एक रीज़न इकोनॉमिक भी हो, पर मेरे ख्याल में अब इतनी जागृति आ गई है और जो गवर्नमेंट्स ने अब इक्वल हिस्से दे दिए और बेटियों को आप फौज में देखो, वायुसेना में देखो, आईएएस में देखो, हमारे आईपीएस कितने, एसएसपी पंजाब में ही लेडीज हैं, हमारी डीसी भी लेडी है। तो जब ये सारा कुछ होने लग पड़ा तो आप लोगों को समझ आई है कि बेटी का भी उतना ही सहारा हो सकता है। तो सहारे के मारे मेरे ख्याल में ये बात करते थे। बिल्कुल सही बात करी। और एक जैसे आपने अभी बाकी सिविलाइजेशंस की भी बात करी कि ये इजिप्शियन या ग्रीस सिविलाइजेशन, तो ये शायद बाहर के इंटरफेरेंस में जो हमारी रही उसने हमारी सोच को तोड़ने का काम किया कि उन्हें मालूम था कि हम बहुत सशक्त हैं, तो हिंदुस्तान तो दुनिया का राजा हमेशा रहा ही है। तो अभी हम जैसे बेटियों की बात कर रहे हैं तो कुछ बचपन की आपकी कोई ऐसी बातें एक मतलब जो आपको लगता हो कि आप कभी शायद नहीं भूली हैं, या आप ये सोचती हो कि ऐसा जो एक मेरे साथ जो रहा ये काश हर बेटी के साथ ऐसा हो सके, कुछ ऐसा इंसिडेंट? देखो, मेरा एक बहुत नॉर्मल जैसा मेरे फादर सिविल सर्वेंट थे, तो वैसे एक सिंपल घर में हुई। मैं बहुत बढ़िया मेरी एजुकेशन हुई कॉन्वेंट स्कूल में शिमले में। अच्छा। तो जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट में वहाँ हुई और वहाँ ही मैं कॉलेज में गई। अभी मैंने बीए किया नहीं था तो मेरी एंगेजमेंट हो गई और शादी उन दिनों में मेरे ख्याल में 18 साल के बाद सोचते थे कि अब शादी हो जाए, शादी हो जाए। तो पर बहुत ही अच्छा एक सिंपल और खुशी भरा मेरा बचपन बीता और कभी ये महसूस नहीं होया कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मैं तो सोचती थी कि सबसे बढ़िया फैमिली में हूँ मैं। बहुत सिंपल प्लेजर्स थे, पढ़ना, कभी रेडियो सुन लेना, बाहर बोर तक चलो जाते नहीं थे, शायद एक बार ही महीने में सिनेमा देख लिया आइसक्रीम खा ली, यही थे प्लेजर्स। और खुश थे, बहुत खुश थे। तो ये कितना एक खूबसूरत मैसेज जिनकी बात में हमें मिल रहा है कि एक खुश रहना अपने घर में। हम अगर बेटियों को खुश रखते हैं, उन्हें अच्छा माहौल देते हैं, तो वो बेटियां बड़ी होकर के रानी परनीत कौर जैसी महिलाओं में कन्वर्ट होती हैं। तो ये एक बहुत एक प्यारा एक मैसेज जो है रानी साहिबा ने अपनी बात में दिया।
उन सब पेरेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं ये सोच रखते हैं कि बेटी शायद बोझ है। बोझ नहीं है, बेटी आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। तो जब बात बेटियों की, और एक चीज़ और मैं मिस ना कर जाऊँ बताना कि वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी एज कितनी है रानी साहिबा? 78। सी 78 years young girl is standing with us. इनके स्पिरिट्स, इनका हौसला, और अगर आप इनके साथ कभी काम करने का आपको मौका मिले तो यकीन मानिए आप थक जाएंगे, ये नहीं थकेंगे। तो 78 years पुरानी मतलब ये बातें कर रही हैं। उस वक्त भी लोगों की, हमारे परिवारों की कितनी खूबसूरत जो है सोच होती थी। आप ज़्यादातर आप में से जानते होंगे, जो भी हमारे दर्शक ये नहीं जानते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो है धर्मपत्नी हैं, और कैप्टन साहब पंजाब के 2 बार सीएम रह चुके हैं। बहुत एक्टिव, बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव परिवार से आप हैं। तो क्या कभी कभी आपको लगता है कि इतनी भागदौड़, इतनी हाई तौबा, कि आप कुछ मिस करते हैं अपनी इस लाइफ में? एनीथिंग, मतलब पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ? देखो, कभी कभी ये ख्याल आता है कि मैं ज़्यादा अपने परिवार में, अपने घरों में, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता के रहूं, पर जब काम सामने आता है ना, और वो जो कमिटमेंट है, जिम्मेवारी है, जो लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, वो सामने आता, तो फिर ये सब कुछ भूल के वहाँ लग जाते हैं। तभी आप 4 बारी हमारी सांसद बनी, क्योंकि आपकी ये सोच थी, आपका ये एक रोड मैप बड़ा जो है आपका क्लियर। एक मैम, बड़ा एक आम लोगों में एक कंसेप्ट है, अब शायद थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी बाय एंड लार्ज यही कि कहते हैं कि भाई लेडीज को तो रहने दो राजनीति में, मतलब इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म फॉर फीमेल्स, कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जो है जगह नहीं है काम करने की राजनीति। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, किसी हद तक तो ये ठीक है। अच्छा। क्योंकि एक लेडी बाय नेचर वैसे उतना अग्रेसिव जैसे एक पुरुष हो सकता है, वो लैंग्वेज जो वो यूज कर लेते हैं, वो हमसे नहीं होता। ये है कि जब कोई दंगा फसाद हो, उसमें जाकर उतना भाग एक लेडी नहीं ले सकती जितना एक मर्द ले सकता है। पर उसके बावजूद जो कमिटमेंट के साथ मैंने देखा, बाय एंड लार्ज जो लेडी अपना काम संभालती है, जो सारा काम करती है बारीकी में जाके, वो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सो अभी भी किसी पुलिस वाले से बात करनी, किसी से लड़ाई झगड़ा करना आजकल का, वैसे पहले थोड़ा सा और होता था, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ज़्यादा होती थी। अब तो रिस्पेक्ट भी नहीं, तो ऐसे माहौल में एक बहुत अपने आप को ऐसे बिल्कुल जैसे कहते हैं थिक स्किन्ड हो कर ना एक लेडी को चलना पड़ता है। मैं तो अभी धरने से उठकर आई हूँ, तो मुझे वही सीन याद आ रहा है कि वो डीएसपी नहीं सामने आ रहा था बात करने की, तो मैंने फिर कुछ बोला तो आया, तो काम फिर मुझे भी अभी किसी के साथ ऐसी बात करनी मुश्किल लगती है, पर करनी पड़ती है। कितनी खूबसूरती से इन्होंने ये बता दिया कि महिलाएं बड़े से बड़े दंगे फसाद की सिचुएशन को भी बहुत शालीनता, प्रेम पूर्वक और एक सभ्य भाषा में मैनेज करने की कैपेसिटी रखती हैं। यही ये शब्दों की खूबसूरती, उसी को बहुत अच्छे से जो है परोसना, ये एक बहुत सफल राजनीतिज्ञ की जो है क्वालिटी होती है। तो बड़ी मुझे तो बहुत खुशी हो रही है जिस तरीके से आपने इस बात को रखा कि वाकई महिलाएं जिस मर्जी फील्ड में जाएं और जैसी भी परिस्थिति हो, उनको प्रकृति ने, और खासतौर पे हिंदुस्तानी सभ्यता जो हमारे खूनों में, हमारे रगों में दौड़ रही है, उसने हमें ऐसा बनाया है कि हम एक दायरे में रहना जानते हैं, लेकिन हर काम करने की क्षमता में भी हम सक्षम हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है आपका, मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ये जवाब। और जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो यंग गर्ल्स हैं या यूथ है,
यूथ को लेकर के आज बहुत जल्दी हमारी या हमसे जो पुरानी पीढ़ी है या जो पेरेंट्स वाली एक पीढ़ी है, वो बहुत जल्दी हम बोल देते हैं कि भाई आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं, आजकल के बच्चे तो वैसे हैं। उन बच्चों को आप कि ये बच्चे ऐसे हैं या वैसे हैं, इस विषय पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये जो हर जेनरेशन आता है ना, जो ओल्डर जेनरेशन हो वो ज़रूर बोलेगा। हमारे दादियों नानियों ने हमारे माता पिता के लिए बोला होगा, बिल्कुल उन्होंने हमारे लिए बोला होगा, हम अपने बच्चों के बोलते हैं। पर ये एक कुदरत से ये एक बदलाव आता है, और हर जेनरेशन जो माहौल, जो स्थिति होती है, जो जैसे सभ्याचार चलता है या सोसाइटी चलती है, उस सोसाइटी के मुताबिक वो चलते हैं। किसी ज़माने में बिना सिर ढके नहीं हम आ सकते थे, पैंट नहीं पहन सकते थे, ये सब चीज़ें अब ये नॉर्मल हो गई। तो हमें इसको जैसे जैसे दुनिया बदलती है, उस बदलाव में भी हमारे बच्चे बदलते हैं, हमको उसमें जाना चाहिए उनके साथ साथ। तो यंगस्टर्स के लिए तो बहुत अच्छा मैसेज जो है रानी साहिबा का, कि जो हो जैसे हो वैसे रहो, लेकिन अपने विवेक का और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। ऐसा हम कुछ ना करें जिससे किसी का या अपना या हमारी आने वाली पीढ़ी का या हमारे समाज में किसी और का नुकसान हो। ठीक है। तो लेकिन बी व्हाट यू आर बट बी वाइज। अभी बदलाव की बात हम जनरेशन्स के साथ कर रहे थे जया मैम, तो एक चीज की, आपको आज कितने साल हो गए राजनीति से जुड़े? देखो, सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने इंडिपेंडेंट लड़ा था बाई इलेक्शन, जो हम हार गए थे। तब से जुड़ी हुई हूँ, मेरे ख्याल में 70s में था। अच्छा, 70s में। तो उस टाइम तो मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ मैं निकलूं, शायद पता नहीं मैं क्या कर पाऊंगी राजनीति में, क्या बदलाव ले आऊंगी। बड़ी जल्दी पता चल गया कि नहीं, एक सिस्टम है, उसको तोड़ना, उसमें रहना, चलना राजनीति में बिल्कुल आसान नहीं है। तो इलेक्शन तो हम हार गए, और उसके बाद जैसे जैसे भी ये एक और इलेक्शन हारे, ये उसका पार्लियामेंट का, एक जीते पहले, फिर पार्लियामेंट का हारे। जब इमरजेंसी आई, कांग्रेस पार्टी में थे तो सभी हार गए। उसके बाद ये लगातार 6-7 बारी इन्होंने इलेक्शन लड़ी और जीतते गए। तो इनके लिए मैं शहर शहर का सेगमेंट सामती थी, अच्छा, संभालती थी। तो ऐसे तो थी, पर अपने आप एक्टिव पॉलिटिक्स 99 में मैं पहली बार लड़ी। आपने सांसद का चुनाव? सांसद का छोटी मोटी हमने बातें नहीं कर रही, हमने पहला ही चुनाव जो है सांसद का लड़ा, और उसमें आप जीती थी। हाँ जी, हाँ जी। और तब से लेकर जब से आप कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ उनकी सपोर्ट बन के चल रहे हैं, और आज, तब से लेकर के आज तक की राजनीतिक जो एक दायरा है, जो एक परिप्रेक्ष्य है राजनीति का, उसमें आप क्या बदलाव महसूस करते हो? देखो, बदलाव ये आ गया कि मीडिया बहुत ज़्यादा हावी हो गया, सोशल मीडिया बहुत हावी हो गया। सो इसके जरिए एक लोगों की ये सोच हो गई कि पहले मेंबर पार्लियामेंट तो कम ही निकलते थे, एमएलए ही सारा कुछ कर देते थे। जब एक चुनाव होता था वो तो जाके उनकी मीटिंग अटेंड करके ऊपर का काम करते थे, सुखी जिंदगी थी। उसके बाद आस्ते 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 अब ये स्थिति हो गई है कि घर घर आपको सीधा जुड़ना चाहते हैं, घर घर सोचते हैं कि आप उनके साथ एक रिश्ता रखो। और इसके साथ ना, जैसे एक एमसी, म्यूनिसिपल काउंसलर और कोऑपरेटर काम करता है, ये लोगों की ये भावना होगी कि हमारा एमपी भी ऐसे काम करे। सो इसके साथ मुश्किल बहुत हो गई है हर जगह काम करने की, ये बदलाव आया। क्योंकि मतलब अब एक बड़ा क्लियर मैसेज हो गया कि राजनीति इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब नाउ,
कि No, अब it's 24/7, 24/7 no Saturday Sunday. नो सैटरडे संडे। ये वैसे गलत है। जैसे हाँ। बाहर के मुल्कों में सैटरडे संडे बिल्कुल नहीं करते कोई, क्योंकि आपको भी काम करने के लिए मानसिक तौर पर भी शारीरिक तौर पर भी आराम की जरूरत है, चुस्त होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब कभी कोई रेस्ट ही नहीं मिलेगा तो फिर आप तो आदमी ही हैं। लेकिन आप खुद ही बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही पिछले कितने सालों से नॉनस्टॉप काम करके Non-stop रिजल्ट कर रहे ओरिएंटेड रहे हैं। तो जो है लोगों को ये दिखता भी है राजनेताओं में कि इस लेवल तक पहुंच ही वो सकता है जो कि काम करने की क्षमता रखता है, जो एनर्जेटिक है, जिसका अपना एक विजन क्लियर है और जिसको समाज सेवा के, लोगों की सेवा के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। मतलब 24 आवर्स, यू आर राइट कि 24 आवर्स का जॉब ये हो गया, ये हुआ है। और इसका लेकिन लोगों को अल्टीमेटली बेनिफिट, इसका फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? देखो, लोगों को तो फायदा ही होगा, लोगों को तो फायदा ही होगा। जितना आप अवेलेबल होगे लोगों का फायदा होता है। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, कम्युनिकेशन बढ़ता है, उनके दुख सुख ज्यादा पता चलते हैं, उनके काम कर सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो महिलाएं, जो खास तौर पे जो बच्चियां हमारे देश की, वो राजनीति में आने का मतलब रहता है, ज़्यादातर एक ये रहता है कि भाई हमको तो सूट साड़ी पहनना है, हमको भारतीय परिप्रेक्ष्य में रहना है, हम खुल के कुछ अच्छे से खा पी नहीं सकते हैं, एक लाइफ डिफरेंट हो जाती है। तो आजकल के बच्चे बड़ी आज़ाद ज़िंदगी जीने के आदी हैं, उनको ये एक बैलेंस वो बना सकें और वो राजनीति में आए, इसके लिए आप आए या ना आए, मतलब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आएंगे भी और उनका पहनना भी बदल जाएगा क्योंकि जैसे थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आए तो यू वांट के डिसेंसी के साथ हम ड्रेस हों, बिल्कुल, क्योंकि आपने जाके रोल मॉडल बनना है। पर अब जो एक्सेप्टेंस आ गई है कि जीन्स पहन के, वो पहन के बेटियां आती हैं, काम करती हैं, मेरे ख्याल में आने वाले समय में आप देखोगे कि राजनीति में भी जीन्स वाली आएंगी लग रहा है मुझे। बिल्कुल, हमारे पार्लियामेंट में बहुत फर्क आ गया। अब यंग एक्ट्रेसेस आई हैं, उनका दे आर गुड पार्लियामेंटेरियंस, और उनका ड्रेस कोड हमारे से फर्क है। हाँ, बिल्कुल। तो क्यों नहीं हो, ठीक है, ये ड्रेस कोड अब दुनिया भर में हो गया, विश्व तो भर इस में है। पहले दिनों में हमारा उससे मॉडर्न हो गया, ये हमसे मॉडर्न हो गया, तो ये तो चलता है, ये ठीक है, आ जाएंगी जैसे भी हैं। सपने देखना बहुत जरूरी है। अगर कुछ यहाँ नहीं होगा तो हम करेंगे क्या? तो जैसा अभी जो है रानी परनीत कौर जी ने कहा कि वो एक हाउसवाइफ का एक बहुत लंबे चौड़े ड्रीम्स नहीं, उन्होंने पहले ही बात करी कि बहुत सिंपल और बहुत ही एक नॉर्मल से बचपन में और परिवार में जो है ये रही। तो एक चीज़ मेरे जो मन में आ रही है कि वो हम इनसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि आपके जो हस्बैंड वो 2 बारी सीएम रहे पंजाब के, आप 4 बारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, 1 बारी आप विधायक रही, और सपना क्या था? घर संभालने का। तो ऐसा कैसे हुआ कि आपने चुनाव लड़ा, और लड़ा तो कब और कैसे चुनाव पहला लड़ा आपने? देखो, मेरे हस्बैंड उस टाइम प्रधान थे कांग्रेस पार्टी के, ठीक है, और मैं अपने पेरेंट्स के पास थी, तो उन्होंने कहा कि जल्दी आओ, नीचे आओ। मैं क्या बात है? नीचे आओ से मतलब? मैं पहाड़ में थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप आओ, कोई ज़रूरी बात है। मैं क्या है? कहते चुनाव लड़ना है। मैं कैसे चुनाव लड़ूंगी मैं? कैसे? कहते नहीं, आप आओ तो सही। तो क्योंकि मैं काम करती रही थी इनके लिए, तो थोड़ा बहुत मुझे पता था, तो ऐसे ही आई और चुनाव लड़ा, लोगों ने साथ दिया मेरे लिए, मेरी लड़ाई लड़ी, और मैं and rest is the history, rest is the history। कहते हैं कि लेडी इज एन आर्किटेक्ट ऑफ सोसाइटी। समाज का जो आर्किटेक्चर का जो जिम्मा है महिलाओं के पास है, और अब जो हम कहें कि मेरा देश बदल रहा है, और
मेरा ख्याल 78 विमेन पार्लियामेंटेरियंस आज की तारीख में हिंदुस्तान में हैं और पार्लियामेंट हाउस में बैठ के अपने देश का, अपने समाज का, अपने भविष्य का भी जो आर्किटेक्चर प्लान कर रही हैं। ऐसी महिलाएं जो हैं उनके सिर्फ साथ में खड़े होने मात्र से भी उनका जो ऑरा जो आप एक रिसीव करते हैं उससे खुद में भी आपको यूँ महसूस होता है कि हम में भी शायद कुछ ऊर्जा आ गई, कुछ कर गुजरने की एक हिम्मत हम में आई। तो महिलाओं का सशक्तिकरण जो है, हम बात वही जैसा हम सदा आपसे करते आए हैं कि सशक्तिकरण का मतलब विदेशीकरण नहीं है। आप अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहें, अपनी सभ्यता के साथ जुड़े रहें, अपनी सोच के साथ जुड़े रहें, अपनी परंपराओं के साथ जुड़े रहें और आज इतनी आप सक्षम हैं कि आप अपनी परंपराओं को, अपने सनातन को, अपने देश के इतिहास को विश्व भर में फैलाने की हिम्मत रखती हैं। तो पार्लियामेंट हाउस में जब आप जैसी पढ़ी लिखी और इतनी ग्रेसफुल महिलाएं बैठी हैं, एक्टर्स का भी इन्होंने नाम लिया, तो हमारे देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, ये सोच करके आप चैन की नींद सो सकते हैं। तो महिलाओं के लिए जैसे एक कविता बहुत एक खूबसूरत मैंने अमिताभ बच्चन जी से एक उनकी जो है सुनी है कि बहुत प्यारी एक कविता है कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल कि तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ ना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले वो परीक्षा तेरी, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू चल कि तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। हताश ना हो, ऐसी महिलाओं से आप प्रेरणा लें, आगे बढ़ें, निरंतर बढ़ते रहें। और एक आज की शाम का, आज की मुलाकात का एक आखिरी सवाल हम जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पटियाला कॉन्स्टिट्यूएंसी से रानी परनीत कौर जी से करेंगे कि रानी साहिबा, अगर आप पॉलिटिशियन ना होते तो आप क्या होते? क्या बताऊं, मेरे ख्याल में जब बड़े हुए तो यही था कि हाउसवाइफ होंगे और कहाँ होती, कौन सी कैसी हाउसवाइफ होती, वहाँ मैं क्या काम करती वो तो मैं कह नहीं सकती। पर मेरे ख्याल में जो मेरा नेचर है, मैं बैठती ना कुछ तो जरूर करती। देखिए, एक हाउसवाइफ का सपना जिस महिला का हो वो यहाँ पहुँच जाए, तो आप ख्वाब रखने की हिम्मत रखें, आप सपने देखने की हिम्मत रखो, आपको शक्ति अपने आप मिलेगी। शर्त यह है ईमानदारी हो, समर्पण हो और आप में कुछ कर गुजरने की हिम्मत हो। तो एक हाउसवाइफ का सपना लेकर के महिला अगर 4 बारी सांसद बन सकती है, 1 बारी विधायक बन सकती है, तो आप अगर एक सपना लेकर के जिंदगी की शुरुआत करेंगे तो आप कहाँ पहुँच सकते हैं। आपका हर सपना पूर्ण हो, आप अपने ऊंचाइयों को छुएं और हिंदुस्तान का नाम हर नारी जो है रोशन करने की क्षमता जो है लेकर के आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज जड़ों से जुड़ो के हमारे पॉडकास्ट के इस प्लेटफॉर्म पर हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं रानी परनीत कौर जी का, कि आपने बिल्कुल एक खुल के तसल्ली से आपने हमको अपने दिल की हर बात बहुत ईमानदारी से रखी। आप अगर हर बात को ध्यान से सुनेंगे तो आप इस पूरी वार्तालाप में इनकी ईमानदारी को बहुत नज़दीकी से ऑब्जर्व करेंगे। कहीं इन्होंने कुछ पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं करी, किसी को भी कवर नहीं किया। जहाँ ये सही थी, जहाँ गलत थी, इन्होंने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया और यही एक्सेप्टेंस का जो नेचर है इंसान का, वो उसको तरक्की दिलाता है। आप सब तरक्की करें, मेरा देश खुशहाल रहे, मेरा पंजाब चढ़ती कला में रहे और हम गर्व से सदा कह सकें कि हम भारतीय हैं। इसी सोच, इसी उम्मीद और इसी चेष्टा के साथ आप सबको जय हिंद।